क्लास 5 कोपल पाठ 12 कविता का कमाल। ठीक, इस वीडियो में हम पहले इस पाठ को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, इसी कहानी को समझेंगे और उसके बाद जो है इसके अभ्यास सेक्शन में जाएंगे, वहाँ प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे और जो ग्रामर सेक्शन है उनको भी हम टच करेंगे। तो बिना इसको स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को पहले ही लाइक कर ले क्योंकि अंत में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए, बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। कौन था? मदन एक लड़का है जो अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता है। माँ बेटा बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। क्या थे? दोनों माँ बेटे बहुत ही गरीब थे और कोई कमाई का साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। एक दिन तंग आकर उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे, कैसे कमाए पैसे। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज सुनाई दी। ठीक, देख रहे हैं डुगडुगी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियां? अरे वाह, यह तो बना बनाया मौका था। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए जो मन मर्जी वाले होते हैं, मनमौला, अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने सोचा कि क्यों न अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पत्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने फटाफट लाठी उठाई और वह सांप का काम तमाम कर दिया। साथ साथ आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सड़क सड़क कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। ठीक, अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू शाह भाई धन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। सड़क सड़क कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नू सा भाई धन्नू सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया
कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। ठीक, कभी कभी होता है, बहुत लोग जो होता है नहीं समझ आया लेकिन एक्सप्रेशन नहीं देंगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया। जैसे आप लोग कहते हैं हाँ सर समझ में आ गया, वैसे ही। ठीक, राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब को भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएं। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धनुषा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चारों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनुषा ने उठकर एक घूंट आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। ठीक, चोरों को काटो तो खून नहीं, सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की आवाज आई, सड़क सड़क कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धनुषा भाई धनुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब ने दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी मां के रहने के लिए काफी धन था। इस तरीके से देखिए, एक नकारा निकम्मा आदमी भी जो है, जो मदन, वो अपने हुनर से, कविता से कैसे अपना जीवन यापन के लिए धन जुटाने में सफल रहा। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ है। डुगडुगी पीटना मतलब ढोल बाजे के साथ प्रचार करना, सूचना देना। काम तमाम कर दिया, जान से मार दिया। निश्चिंत, चिंता से मुक्त। मन में लड्डू फूटना, मन ही मन खुश होना। माल माल कर देना, काफी धन देना। हक्का बक्का हो जाना, हैरान रह जाना। असरफियाँ, पुराने जमाने में प्रचलित सोने चांदी के सिक्के। चौकन्ना, सावधान। अब यहाँ से अभ्यास सेक्शन शुरू होता है। पेन और पेपर आप ले लीजिए। पहला प्रश्न है, राजमहल क्या है, इनमें कौन कौन लोग रहते होंगे? देख लेते हैं। बातचीत वाला सेक्शन है ये। 1 नंबर, जिस महल में राजा निवास करते हैं उसे राजमहल कहते हैं। इनमें कौन कौन लोग रहते होंगे? इसमें राजा के साथ रानी एवं बच्चे, उनके बच्चे तथा कर्मचारी जो वहाँ काम करते होंगे, कर्मचारी आदि रहते हैं। दूसरा है, सुखी रहने के लिए मदन एवं उसकी मां ने सोने चांदी से क्या क्या खरीदा होगा? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सुखी रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा और मकान। सुखी रहने
के लिए मदन एवं उसकी माँ ने सोने चांदी से अन्न यानी भोजन, वस्त्र तथा अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं खरीदी होंगी। ठीक। तीन में क्या है? राजा खजाना लूटने से बच गया। कैसे? खजाना लूटने से बचने का मुख्य कारण मदन की कविता थी। किन किन अवसरों पर डुगडुगी पीटा जाता होगा, इसकी सूची बनाइए। किन किन अवसरों पर? जब किसी बात का प्रचार प्रसार कराना होता हो या व्रत त्योहार पर डुगडुगी पीटी जाती है। ठीक। अब आगे है 5 में क्या है? आप किन किन कामों के लिए डुगडुगी पीटेंगे, इसकी भी सूची बनाइए। बताइए। कोई खेल प्रतियोगिता कराने या किसी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। ठीक। 6 नंबर क्या है? किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के अन्य साधन रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन तथा लाउड स्पीकर है। ठीक। अब आता है पाठ से सेक्शन। पाठ से इसमें क्या है? 1 नंबर, माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा? क्या कहा? माँ ने तंग
आकर मदन से कहा, अब मैं तुम्हें बैठाकर नहीं खिला सकती हूँ, जा कुछ पैसे कमा कर ला, कुछ पैसे कमा कर ला। ठीक। दूसरा उत्तर, मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन चीजों से मिली? किन किन चीजों से मिली? कुत्ता, भैंस, चिड़िया, सर्प तथा लास्ट में कौन था? धनुषा भाई, धनुषा इत्यादि से मिली। 3 नंबर, धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था? धनुषा को महल का रास्ता इतने अच्छे तरीके से कैसे मालूम था? क्यों? कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो उसका जवाब दीजिए। धनुषा चोर था, वह राजा के खजाने को चंपत करने के लिए सभी रास्तों का पता पहले ही लगा चुका होगा। ठीक। 4 नंबर, मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी? मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मदन की माँ ने उसे धन कमाकर लाने को कहा था। ठीक है। अचानक उसे डुगडुगी की आवाज सुनाई पड़ी। कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए उसे कविता रचने की जरूरत पड़ी। ठीक। 5वां है, राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम क्यों दिया? ठीक। क्यों दिया? राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम इसलिए दिया क्योंकि उसी कविता के कमाल
के कारण चोर चोरी नहीं कर सका। ठीक, अब आगे है, इसको हम देखेंगे बुक में। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसने कहा और किससे कहा, किसने कहा और किससे कहा। अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे ला, पैसे कमा कर ला। किसने कहा, तो माँ ने कहा। किससे कहा, माँ ने मदन से कहा। ठीक, राज दरबार में सम्मेलन हो रहा है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 रुपया इनाम में मिलेगी। कौन कह रहा है, दुगी पीटने वाले ने लोगों से कहा। भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है। कौन कह रहा है, मदन कह रहा है। किससे, धन्नू सा से। मदन ने धन्नू सा से कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज। धन्नू शाह ने राजा से कहा, राजा से कहा। यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। किसने कहा, राजा ने मदन से कहा। ठीक, अगर आपको क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं दिख रही होगी तो आप क्वालिटी को जो है ऊपर से बढ़ा लेंगे और इसको जूम करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें सारी कहानी हमने बता दी हुई है। ठीक, चलिए 7 नंबर, पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाइए। वह है, मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। बिल्कुल सही बात है। राजमहल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। नहीं, संगीत प्रतियोगिता तो हो नहीं रहा था। ठीक, क्या हो रहा था, कविता हो रहा था। मदन चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा। चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा ना, नदी कहाँ था। मदन को राजा ने सोने चांदी से मालामाल कर दिया। बिल्कुल सही। अब है आपकी समझ से, आपकी समझ से। एक का क क्या कह रहा है, ज्यादा टीवी देखने के कारण तंग आकर आपके माँ या पिताजी आपको क्या कहते हैं। ज्यादा टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएगी। ख, मदन की कविता को सभी लोग विचित्र क्यों मान रहे थे। क्यों मान रहे थे, क्योंकि किसी को भी कविता का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। ठीक, 2 नंबर, असरफियाँ क्या होती है। अगर कोई आपको 100 असरफियाँ दे दे तो आप उनका क्या करेंगे। असरफियाँ क्या होती है, असरफियाँ पुराने जमाने के सोने चांदी के सिक्के हैं। क्या है, असरफियाँ पुराने समय की प्रचलित सोने चांदी के सिक्के होते हैं। ठीक,
यदि मुझे कोई 100 अशर्फियाँ दे तो मैं उनको बेचकर कोई कार्य करूँगा। और ये तो आपके गार्जियन के व्यूज़ हो गए। अगर आपने व्यू से कीजिएगा तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि मैं उसे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा ताकि वो मुझे भविष्य में पढ़ाई के लिए कारगर हो। ठीक, अब भाषा की बात पे आ जाते हैं। ठीक, चलिए इसको बुक में ही देख लेते हैं हम लोग। भाषा की बात में क्या है, रटते रटते उसे अपने आप एक पंक्ति सूझ गई। इस वाक्य में रटते शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इस तरह के अन्य शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। ठीक, क्या है, सड़क सड़क, सड़क सड़क, सुरूर सुरूर, सुरूर सुरूर, खुदुर खुदुर, खुदुर खुदुर। ठीक, ये है सड़क सड़क, सुरूर सुरूर, खुदुर खुदुर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 3 तो हमने यहाँ आपको बता दिया। अब इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। काटो तो खून नहीं, शिक्षक की डांट सुन आलोक को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। ठीक, इसको जो है थोड़ा सा, हाँ अब सही है। हक्का बक्का रह जाना, उसकी बात सुन मैं हक्का बक्का रह गया। दया की भीख मांगना, माँ भगवान से बच्चों के स्वास्थ्य की दया की भीख मांगती है। ठीक है, माँ भगवान से बच्चों के स्वास्थ्य की दया की भीख मांगती है। माला माल कर देना, राजा ने मदन को माला माल कर दिया। मन में लड्डू फूटना, परीक्षा में प्रथम आने पर मन में लड्डू फूट पड़े। काम तमाम कर देना, मदन ने सांप का काम तमाम कर दिया। ठीक, पाठ में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल वाले 3-3 वाक्य छांट कर लिखिए। 3 वाक्य जो है पाठ से हमें लिखना है, जो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, उसके बाद भूतकाल पास्ट टेंस, और उसके बाद जो है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस पे आधारित हो। चलिए लिखिए। पहला वर्तमान काल का, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है।
सुरूर का पीबत है। हम जानत हैं का ढूंढत है। अब आ जाता है भूतकाल का। मदन मस्त स्वभाव का था। एक भैंस पानी पी रही थी। एक सांप रेंगता जा रहा था। ठीक। अब आ जाता है भविष्यत काल की बारी आती है। भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में जो है आने वाले समय में कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेंगी। ठीक। रास्ते में कुछ न कुछ सूझ जाएगा। यह राजमहल का कोई कर्मचारी होगा। ठीक। ये हो गई आपकी भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस के पाठ से आधारित कुछ प्रश्न। ठीक। अब है पाठ में कविता को विचित्र कहा गया है। क्या है? पाठ में कविता को विचित्र कहा गया है। आप कविता के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे? क्या हो जाएगा? अनोखा हो सकता है, अपूर्व, अद्भुत। ठीक। ये हो सकता है। ठीक। अब है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ? तो ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। इनके लिए भी दो विशेषण शब्द सुझाएं। जैसे माँ के लिए विशेषण क्या हो सकता है? माँ दयालु, सहनशील। महल के लिए हो सकता है विशाल महल है या भव्य। मदन क्या था? मस्त था, खेल प्रिय था, दिन भर खेलते कूदते में उसका समय बीतता था। चलिए अब विराम चिन्ह, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाएं। चलिए देख लेते हैं। मदन ने कहा, महाराज मैंने बहुत अच्छी कविता बनाई है। तो मदन ने कहा, महाराज मैंने बहुत अच्छी कविता बनाई है। चोरों ने सारा धन चुरा लिया। पूर्ण विराम। कहाँ चल दिए? क्वेश्चन मार्क। बाप रे, यहाँ तो विषमयादि बोधक हो जाएगा। इतना पैसा कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क। यह क्या सुरूर बोल रहे हो? क्वेश्चन मार्क। संवाद और अभिनय। ठीक। कविता का कमाल कहानी का कक्षा या विद्यालय में मंचन कीजिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। आप इस नाटक में किस पात्र की भूमिका निभाना चाहेंगे और क्यों? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसके लिए तो कॉपी का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां से हम कर लेते हैं इसको। तो संवाद और अभिनय सेक्शन है। संवाद और अभिनय।
इसका 2 नंबर। ठीक, मैं इस नाटक में मदन की भूमिका निभाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इसमें शाबाशी मिलेगी। ठीक, थर्ड है, इसमें मंचन के लिए आपको किन किन पात्र और किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी, एक सूची बनाइए। जब आप नाटक मंचन करेंगे तो क्या होगा, माँ की जरूरत पड़ेगी, डुगी वाले की, धनुषा, राजा, कविगण, कुछ साथी को कविगण भी बनाना होगा, आदि पात्रों की जरूरत पड़ेगी तथा पर्दा, नाटक के लिए लाइट, पोशाक, साड़ी, रंग, वाद्ययंत्र इत्यादि सामानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद आगे आता है कि आपकी कल्पना और कलम। अगर मदन यह कहानी सुनाता तो कैसे सुनाता? मदन की जगह स्वयं को रखते हुए कविता कमाल कहानी सुनाइए और लिखिए। ठीक, तो ये आप स्वयं करेंगे अपने जगह पर। कैसे आप कविता को सुनाएंगे, तो सुनाने से पहले जिस तरीके से आपको सुनाना है वो आप लिखेंगे। दूसरा है, कहानी का यह शीर्षक किस आधार पर रखा गया होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यह सेक्शन है आपकी कल्पना और कलम, 2 नंबर। कहानी का यह शीर्षक घटना के आधार पर रखा गया होगा। कविता पाठ के कारण ही चोरों ने चोरी नहीं की, अतः यह कविता का कमाल ही था। थर्ड है, आप कहानी के लिए कोई 2 मजेदार शीर्षक सुझाइए, साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। आपको क्या शीर्षक लग सकता है, बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। अनोखी कविता, ये हो सकता है अनोखी कविता। दूसरा हो सकता है दूरदर्शी मदन। अब वो पूछ रहा है आपसे, साथ में यह भी बताइए कि आपने शीर्षक क्यों रखे हैं। तो यहाँ आप बता सकते हैं अनोखी कविता इसलिए
कि इस कविता का अर्थ असहज था और दूरदर्शी मदन इसलिए कि मदन की कविता के कमाल के कारण खजाना लूटने से बचा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? पाठ में से कोई 3 सवाल बनाइए जिनके उत्तर हाँ नहीं में होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? क्या किसी ने चोर जब चोरी कर रहे थे और राजा जब कविता का पाठ कर रहे थे तो चोरों के मन में ये संशय थी, क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? नहीं। जिनमें क्यों का जवाब देना होगा। ठीक है, मदन राजमहल गया। मदन राजमहल गया, उत्तर क्या होगा? क्यों गया? ठीक, जिनमें क्या का जवाब देना होगा। माँ बेटा बहुत गरीब। क्या माँ बेटा बहुत गरीब थे? उत्तर हाँ, माँ बेटा बहुत गरीब थे। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? अब है यहाँ पर, चलिए एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज इसमें भी है। बूझो तो जाने दीदी की शादी आए। दीदी की शादी आए, सजधज 16 बाराती। कितने बाराती आए? 16 बाराती। बाराती जन जो भी आए उनको गुजिया ही भाती। जो भी बाराती आए उनको गुजिया भा रही थी, अच्छी लग रही थी। 4-4 तो बड़ों को, प्रत्येक बड़े जो थे उनको 4-4, मुनिया को 2 दी जाती, और जो छोटे बच्चे थे मुनिया उनको 2 दिए जाते। 8 बड़े तब शेष लड़कियां, 8 बड़े तब शेष लड़कियां, मतलब 8 बड़े थे और बाद बाकी शेष लड़कियां थी, कुल कितनी गुजिया खाती? ठीक, तो 8 जब बड़े थे तो बड़ों को कितनी दी जा रही थी? सर 16 बाराती आए उनको गुजिया 4-4 तो बड़ों को, मतलब 8 चौके 32, टोटल कितने हो गए? 8 बड़े और 8 छोटे, तो 8 को 4-4 32 और इनको 2-2 दी जाती, 16, कितने हो गए? 48। टोटल कितने गुजिया? 48 गुजिया हो गए। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।